नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। सबसे पहले अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त कौन कौन सी अहम खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहली खबर, आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात इस दौरान प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। दूसरी अहम खबर छत्तीसगढ़ पर है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं और रायपुर में बने एनआईए की नई बिल्डिंग का शुभारंभ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तीसरी अहम खबर, तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेलंगाना दौरा है। चौथी अहम खबर, झारखंड पर रार बरकरार है, सीएम सोरेन की कुर्सी जाएगी या फिर नहीं, इस पर देखिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पांचवी खबर, जस्टिस यूयू ललित देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेने वाले हैं। छठी खबर दिल्ली से है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है। अगली बड़ी और अहम खबर, आज सीएम योगी गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहने वाले हैं। देर रात वो गाजियाबाद पहुंचे। आखिरी खबर, एशिया कप 2022 का आगाज हो चुका है। श्रीलंका और अफगानिस्तान में महामुकाबला होने वाला है। ये हर बड़ी खबर जिस पर लगातार हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं और हर खबर को आपको विस्तार से भी बताएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं और भुज में निर्मित स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन करने वाले हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए स्मृति वन बनाया गया है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 2 दिवसीय गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कई मायनों में बेहद अहम है ये। अहमदाबाद में खादी उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। भुज में स्मृति वन का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। भूकंप के पीड़ितों के लिए ये बनाया गया है, उन्हें समर्पित है ये स्मृति वन। गुजरात में चुनाव है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा, जहां पर खुद आप देखिए कि कई मायनों में ये अहम हो जाता है। बड़ी सौगात गुजरात को मिलने वाली है। 2 दिवसीय गुजरात दौरा, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास हो जाता है ये दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मेहुल झाला जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेहुल, देखिए कई मायनों में खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और खासकर अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुजरात के शाम 5 बजे पहुंचेंगे और अब रात्रि निवास राजभवन में करेंगे। मैं आपको बताऊं कि 4200 करोड़ की जो परियोजना है उनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। आज अहमदाबाद में फुट ओवर ब्रिज है, उनका लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर खादी उत्सव मनाया जा रहा है। खादी को 2014 के साल से जिस तरह से बढ़ोतरी मिली है, बढ़ावा मिला है खादी उत्पाद और खादी की बिक्री में, उसको लेकर और 75 साल जो आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत 7500 महिलाएं आज चरखा चलाएंगी। साथ ही साथ 1920 से जितने चरखे चल रहे हैं गुजरात में, वो सारे चरखे यहाँ पर खादी उत्सव में लगाए गए हैं और जो 7500 महिला बुनकर है वो भी इसमें शिरकत करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी चरखा चलाएंगे। मेहुल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए अगर हम चुनाव के लिहाज से देखें तो ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है और खासकर प्रधानमंत्री की ओर से उनके गृह राज्य को कई सौगात जब मिलने वाली हो। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे भुज कच्छ में, जहां 2001 में भूकंप की त्रासदी से मारे गए तकरीबन 13,805 लोगों के नाम का एक स्मृति वन बनाया गया है। 2004 में प्रधानमंत्री मोदी को एक विचार आया था कि हर एक मृतक के नाम का एक पेड़ लगाया जाए, और वो पेड़ आज 18 साल के बाद इतने फल फूले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस स्मृति वन का लोकार्पण करना है। साथ ही साथ कई सारी जो परियोजना है उनका शिलान्यास करेंगे कच्छ में। कुल मिलाकर चुनावी साल है। इससे पहले केजरीवाल भी भुज का दौरा कर चुके हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में है।
ऐसे में प्रधानमंत्री दोनों ही जगह को सभा संबोधित करके विधानसभा चुनाव 2022 का बड़े पैमाने पर शंखनाद कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। करीब 5 घंटे छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर वो एक बुक का विमोचन करने वाले हैं। सेमिनार को यहां पर संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत द्विवेदी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बेहद अहम है छत्तीसगढ़ दौरा और खासकर यहां पर 5 घंटे रुकने का कार्यक्रम जिसमें संबोधन भी शामिल। निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस का शासन है और आने वाले टाइम में एक लोकसभा का इलेक्शन भी जल्द से होने वाला है, और जिस तरह से पिछले लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पे बीजेपी ने कुल 11 में से 9 सीटें जीती थी, 2 सीट में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसको लेकर जिस तरह से नजदीक इलेक्शन आ रहे हैं, अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अमित शाह जो है 2:05 पर रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद नया रायपुर में बने एनआईए की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। शाह यहाँ 2:20 से लगभग 1 घंटे यहाँ पे रुकेंगे और इसके बाद सीधा दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक पुस्तक सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे और 4 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और सेमिनार का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अमित शाह जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहाँ पे जो आने वाले जो इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ संगठनात्मक रूप से जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके लेकर अहम नेताओं से यहाँ पे मुलाकात करेंगे और शाम को 7:20 पर अमित शाह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, रुक करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की ओर। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। हनमकोंडा में प्रजा संग्राम यात्रा में भी शामिल होंगे। यात्रा के समापन पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तेलंगाना हाईकोर्ट एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के सीएम सोरेन पर संकट अभी भी बरकरार है। जा सकती है हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी। राज्यपाल बैस आज फैसला ले सकते हैं इसको लेकर। सोरेन की विधायकी की अयोग्यता पर यह फैसला आना है और चुनाव आयोग ने विधायकी रद्द करने की सिफारिश की है। अवैध पट्टे के मामले में फंसे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हालांकि देखिए, फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच सियासी संकट जरूर बरकरार है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो उनकी पत्नी को भी इसका चार्ज दिया जा सकता है। हालांकि सबसे अहम चीज है कि यहां पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता नहीं दी गई है चुनाव आयोग की ओर से। यानी अगर इस्तीफा दिया जाता है तो चुनाव आयोग की ओर से चुनाव लड़ने की इजाजत तब भी दी गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। कमल, देखिए, चुनाव आयोग का फैसला जो आया है, सदस्यता जा सकती है लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, अब तक जो बातें सूचनाएं मिल रही हैं उस आधार पर राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग को वो सौंपेंगे जो उनका मंतव्य होगा, और अगर उनकी सदस्यता जाती है और चुनाव लड़ने पर रोक नहीं रही तो फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें ये दावा पेश करना होगा उनके बहुमत का, और ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह उन्हें आमंत्रित करते हैं या नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए। अगर राज्यपाल उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करते हैं
बहुमत साबित करने के लिए तो फिर से हेमंत सोरेन बहुमत साबित करेंगे और 6 महीने के अंदर चुनाव में जाएंगे। और अगर राज्यपाल चाहे तो राज्य में जो अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता, उसको लेकर के राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी बातें राज्यपाल पर निर्भर करती हैं और अधिसूचना निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होगी। राज्यपाल के द्वारा जैसे ही अपना मंतव्य भेजा जाएगा, बंद लिफाफे में जो भी निर्णय आए होंगे चुनाव आयोग के, उसके आधार पर जो भी मंतव्य भेजा जाएगा, उसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होगी और विधानसभा अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजा जाएगा। तो अब इसका इंतजार है। कल तक राज्यपाल की ओर से जो सूचनाएं थी कि नहीं भेजा गया है, अब देखना ही है कि आज वो भेजते हैं या नहीं। और इसी बीच हेमंत सोरेन जो है लगातार गठबंधन के जो घटक दल हैं, जितने भी विधायक हैं, सबके साथ सुबह शाम बैठकों का दौर जारी है, बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये भी साबित करने का प्रयास है कि आंकड़े पूरे हैं, और यह सही भी है कि आंकड़े अभी भी पूरे हैं, क्योंकि झामुमो के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य सत्ताधारी दल है, उसके पास 30 की संख्या में विधायक हैं, कांग्रेस के 18 हैं, राजद 1 और माले के 1 है। तो कुल मिलाकर के 41 का आंकड़ा पार है 41। कमल, लेकिन अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक ऐसे हैं जिनका पार्टी से संपर्क लगातार टूटता जा रहा है, और ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है तो फिर हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसीलिए इसी डर की वजह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची शिफ्ट होने के लिए कहा। देखिए, अभी तक तो ऐसी बात नहीं है कि 10 विधायक उनके संपर्क में नहीं है, क्योंकि कल सुबह में भी जो यूपीए विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें भी सभी विधायक पहुंचे थे, और शाम में भी, जो रात में भी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी सभी पहुंचे थे। जो 3 विधायक कैश कांड में पकड़े गए हैं कोलकाता में, उनके अलावे सिर्फ एक विधायक जो है ममता देवी, जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाई थी। बाकी सारे विधायक इंटैक्ट हैं कांग्रेस के, और लगातार सभी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। यूपीए की सुबह की और रात की बैठक में भी शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, और झामुमो के भी विधायक लगभग सभी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक आंकड़ा पूरा है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि विधायक दल के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक है, जब तक जो स्थिति बनी हुई है उस लिहाज से भी बाहर ना जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर फ्लोर टेस्ट या फिर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो सभी एक साथ तुरंत वहां पहुंच सके। तो निगरानी तो की ही जा रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं पिछले दिनों देखा गया है देश के और राज्यों में, तो उसको उस लिहाज से भी ये पूरी तैयारी है कि किसी भी तरह की समस्या ना हो। और लगातार आज फिर हो सकता है। देखिए, जिस तरह की स्थिति है चुनाव आयोग के फैसले के बाद, बहरहाल अब राज्यपाल के विवेक पर ये डिपेंड करता है कि क्या स्थिति निकलकर सामने आती है, लेकिन सभी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी के वेस्ट यूपी के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वेस्ट यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज। गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद की 3 परियोजनाओं का यहां पर निरीक्षण भी किया जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। बुलंदशहर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी यहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करने वाले हैं। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़े हैं। अली, वेस्ट यूपी का दूसरे दिन का दौरा है और इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाजियाबाद और बुलंदशहर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री, और देर रात गाजियाबाद पहुंचे। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के दौरों पर हैं। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहरों में रहने वाले। अगर आज की बात की जाए तो आज वो बुलंदशहर पहुंचेंगे। अभी तक वो गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में 120 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो बुलंदशहर उनका कार्यक्रम है। 1:30 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ बुलंदशहर पहुंच के और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद वो तमाम नेता और अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अली। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं और वेस्ट यूपी के दौरे का आज दूसरा दिन है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जस्टिस यूयू ललित आज सीजेआई की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस यूयू ललित। 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे जस्टिस यूयू ललित।
जस्टिस यूयू ललित 9 नवंबर को रिटायर होंगे। इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल यानी 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। आज CJI की शपथ लेंगे जस्टिस यूयू ललित। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से आ रही है। आज बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी। डिप्टी सीएम के घर पर हुई CBI रेड के विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी से कई सवाल पूछने वाली है। CBI की 14 घंटे की रेड में घर पर क्या मिला, ये बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उसके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि CBI की रेड के बाद आम आदमी पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवा सकती है बीजेपी और कभी भी एक गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए गए थे। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी ये बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी दरअसल ये सवाल पूछेगी कि CBI की रेड जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां पर हुई थी, उसमें आखिर मिला क्या। कई सवाल है आम आदमी पार्टी के जो वो बीजेपी से पूछने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां पर CBI का छापा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर देखिए छापेमारी की गई थी CBI की ओर से। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ये सवाल कर रही है कि छापेमारी तो हुई, लेकिन उस छापेमारी में मिला क्या। इसके अलावा कई सवाल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी बीजेपी से पूछेगी। बीजेपी मुख्यालय पर यह प्रदर्शन रखा गया आम आदमी पार्टी का। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर मनचलों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मझोला थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल महिला ने बीच सड़क मनचले की चप्पलों से पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, पिटाई होते देख मौके पर भीड़ भी जुट गई और लात, जूते, थप्पड़ बरसाए गए। बता दें कि महिला ने आरोपी पर छेड़खानी और गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। मुरादाबाद से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर इस महिला ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। महिला का कहना है कि गलत टिप्पणी कर रहा था ये व्यक्ति। मैं खाना बना रही थी, देखो मेरी रोजी रोटी है, ये हर बंदा आता है अच्छी तरह से। एक कोई नंबर है, इस पर मैंने मुझसे ये बोला कि खाना खवाओगी या दिल मिलाओगी, इसी में खड़े होकर मुझसे कहा ये बताओ मेरी रोजी रोटी है सर, मैं इसको बताओ गरीब कैसा हूँ मैं, ये बताओ। वीडियो में एक महिला एक पुरुष की पिटाई करती हुई दिख रही है। मौके पर लोगों की सूचना के आधार पर वहाँ पर पास में जो पिकेट हमारी थी वहाँ से पुलिस भी पहुँची, उन लोगों को थाने ले जाया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, किस वजह से आपस में विवाद हुआ और क्यों मारपीट हो रही है, उसका पता लगा करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पीएम ने खादी को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया और इसी वजह से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में खादी का दायरा बढ़ा है। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 7500 महिला कारीगर एक साथ चरखा चलाती नजर आएंगी।
साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव का आयोजन किया गया है। कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। उनके इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि इस्तीफा और चिट्ठी की जो टाइमिंग है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद आज उनकी जरूरत थी देश को और कांग्रेस को वो बीजेपी के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं। पायलट ने कहा कि 4 सितंबर को इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस रैली कर रही है। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। अपने गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं T20 विश्व कप के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में मुकाबला करने जा रही है। करीब 10 महीने बाद भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। T20 विश्व कप 2021 में टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। विश्व कप के इतिहास में यह टीम इंडिया की पहली हार थी, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। भारत पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कल दुबई में खेला जाएगा। वहीं मैच से पहले दोनों टीम जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। भारत पाक का मुकाबला तो कल होगा, लेकिन एशिया कप का आगाज आज से ही हो रहा है। पहला मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।